अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मकबूजा कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में भारतीय नेवी के अफसर समेत 26 से जायद सयाहों के कत्ल के वाक़े के बाद पाक भारत तनाव बहुत बढ़ गया है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान पर इस हमले का इल्जाम लगाकर अपनी हुकूमत पर पाकिस्तान से बदला लेने के लिए दबाव बढ़ा रहा था, जंग का माहौल बना रहा था, पाकिस्तान पर बराह रास्त हमले और कार्रवाई का मुतालबा कर रहा था, बर्री बहरी अफवाज समेत भारतीय फजाइया के जरिए हमलों का मुतालबा कर रहा था। भारतीय मीडिया में कल से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बात हो रही थी, हुकूमत को तजावीज़ दी जा रही थी। भारतीय मीडिया और तज्जियाकार जो तजावीज़ पेश कर रहे थे उनमें पाकिस्तान पर बराह रास्त हमला, सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करना और दोनों मुल्कों के दरमियान पानी की तकसीम से मुतालिक सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना भी शामिल था। और फिर यह ख्याल किया जा रहा था कि भारतीय मीडिया के दबाव में वज़ीर आज़म मोदी कोई ना कोई इकदाम ज़रूर करेंगे। और अब से कुछ देर पहले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में सिक्योरिटी कैबिनेट की तवील मीटिंग हुई, जिसमें पहलगाम हमले के तनाजुर में क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े इकदाम का ऐलान कर दिया गया। ना सबूत सामने रखे गए, ना ही सहाफ़ियों के सवालात लिए गए, बस सेक्रेटरी खारजा के जरिए फैसले सुना दिए गए। भारतीय हुकूमत ने पहले इकदाम के तौर पर पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदे को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। दूसरे इकदाम के तौर पर अटारी चेक पोस्ट को फौरी तौर पर बंद कर दिया है। तीसरे इकदाम के तौर पर पाकिस्तानियों के लिए सार्क स्कीम के तहत वीज़े मनसूख कर दिए गए हैं और भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म दिया गया है। चौथे इकदाम के तौर पर पाकिस्तानी हाई कमीशन में मौजूद आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के मुशीरों को उनके अमले समेत नापसंदीदा करार देकर 1 हफ्ते में भारत छोड़ने का हुक्म दिया गया है। भारत भी अपने अस्करी मुशीरों को वापस बुलाएगा। 5वें इकदाम के तौर पर भारत ने इस्लामाबाद में अपने हाई कमीशन का अमला 55 से कम करके 30 कर दिया है। अब से कुछ देर पहले सिक्योरिटी काबीना की मीटिंग के बाद भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने इन फैसलों का ऐलान किया। 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsement may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SCAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SCAS visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commission are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commission will be brought down to 30 from the present 55 through further reduction to be effected by 1st May 2025. हमारे साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, ज़ाहिर कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं, मगर अब जो भारत की तरफ से एक अनाउंसमेंट आया है, कोई रीज़न नहीं दिया गया, मगर उसके बावजूद क्रॉस बॉर्डर का कहकर, टेररिज्म का कहकर पाकिस्तान पर कुछ जो फैसले किए गए पाकिस्तान के हवाले से, जिसमें इंडस वाटर मुआहदा मुअत्तल करना शामिल है। आप इस मामले को समझते हैं, वज़ीर रह चुके हैं, कि इसके क्या असरात पाकिस्तान पर हो सकते हैं। इसके अलावा सार्क के तहत वीज़े बंद करना, तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीज़े कैंसिल करना, 48 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तानियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म देना, क्या हुकूमत का जो इमीडिएट रिस्पॉन्स है वो क्या है? देखिए, मैं शाहजेब, हम इमीडिएट रिस्पांस जो है ना, इतनी बड़े जो इकदाम जो है जिनका ऐलान किया इंडिया ने किया है, उसका देना नहीं चाहते। मुनासिब नहीं होगा। ये एक कंसिडर्ड रिस्पांस होना चाहिए हमारी तरफ से कि ये स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस वाटर ट्रीटी। मैं वैसे आपको ये बात बताऊं, इंडस वाटर ट्रीटी से ये बड़ी देर से ही निकलना चाह रहे हैं। उनका ख्याल है कि इंडस वाटर ट्रीटी में रहना जो है उनके मफादात में नहीं है। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मैं मिनिस्टर ऑफ वाटर पावर था।
मैं वाटर एंड पावर था उस वक्त। मुख्तलिफ फोरम्स पे जब बात होती थी इंडस वाटर ट्रीटी की, तो हमें जो लोग कमिश्नर से मुख्तलिफ इस ट्रीटी के और जो ऑब्वियसली ये वर्ल्ड बैंक के जो है वो छतरी के नीचे सारा कुछ हो रहा था, उस वक्त भी ये हमें बड़ा क्लियर कट जो है कन्वे किया जाता था कि इनको अपॉर्चुनिटी ना दें कि ये इस ट्रीटी से निकलने की कोशिश करने की को जो है कामयाब हो जाए। पर वो एक इशू है। बाकी जो इश्यूज हैं जो उन्होंने उठाए हैं, वो ऑब्वियसली कल सिक्योरिटी की कमेटी में जो है वो डिस्कस होंगे और उसका रिस्पांस जो है एक जामे किस्म का रिस्पांस जो है हुकूमत की तरफ से आएगा। और इसके अलावा जो है मैं इस वक्त कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि ये जो उन्होंने ड्रास्टिक इक़दाम लिए हैं कि हमारे तमाम जो डिफेंस के अटैचीज हैं अटैचीज को उन्होंने पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद जो है उन्होंने जो भी मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, आप सबको पता है, और जो सामीन है और कारीन जो है सबको पता है क्या है। तो ये लेकिन हमें इसमें जो इमीडिएट जो है नी जर्क जो रिएक्शन जो है वो नहीं शो करना चाहिए। सुबह सिक्योरिटी की कमेटी की मीटिंग है, उसमें एक जामे किस्म का रिस्पांस जो है इसका आएगा इंशाल्लाह ताला। मुझे बताएगा कि यकतरफा तौर पर क्या वो मुअत्तल कर सकते हैं इंडस वाटर ट्रीटी को? आप इन मामलात को जानते हैं और आप बता रहे हैं कि वो बहुत अरसे से चाहते थे, अब इस वाक़े की बुनियाद पर अगर वो कर रहे हैं? जहां तक मेरा ख्याल है कि वो इस ट्रीटी से निकल नहीं सकते, यकतरफा जो है इसको अबैंडन नहीं कर सकते इस ट्रीटी को जो है, क्योंकि ये दो यकतरफा ये ट्रीटी नहीं है, ये इंडिया और पाकिस्तान के सामने ट्रीटी नहीं है। इसके अंदर जो है और फ्रीकैन भी शामिल हैं, जो वर्ल्ड बैंक भी शामिल है और लोग भी शामिल हैं। लोग जो है ये एक इंटरनेशनल अम्ब्रेला के तहत जो है ये ट्रीटी जो है ये साइन की गई थी, और उसके तहत जो है इस वक्त मेरा ख्याल 125 से ज्यादा इंस्पेक्शन हमारी तरफ से इंडियन साइड की हो चुकी हुई हैं। जो डैम्स बनाते हैं उनकी हाइट जो है, उनकी जो लेक का जो रिजर्वायर का जो साइज होता है, उनकी फॉल का जो साइज होता है, किस रिवर पे बना रहे हैं, बहुत से फैक्टर्स उसमें जो है सामने आते हैं जिनको देखना पड़ता है। तो जाहिर इसके इंटरनेशनल गारंटीज मौजूद है, इसलिए यूनिलैटरली अब जो है वो मामला किस तरीके से भारत कर सकता है ये सवाल जगह पैदा होता है। बट साथ में ये बताएगा कि भारतीय मीडिया कल से हुकूमत से ये मुतालबा कर रहा है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ एक कंप्लीट वॉर होनी चाहिए जिसमें बर्री अफवाज, बहरी अफवाज, फिजाइया वो सब पाकिस्तान पर हमला करें। मुख्तलिफ शहरों की वहाँ से बात की जा रही है, बहुत आगे बढ़ गया है भारतीय मीडिया में बयानी। और हमने हिस्टोरिकली देखा है कि नरेंद्र मोदी जहाँ भारतीय मीडिया को इस्तेमाल करते हैं तो वहीं उसके होस्टेज भी बने हैं। फिर एडवेंचर करने की कोशिश की गई थी, उनका अपना तैयारा फिर भारत का मार गिराया गया और भारतीय जो पायलट था वो पाकिस्तान ने फिर हवाले किया अभिनंदन। क्या इस हवाले से खदशात हैं पाकिस्तान को कि कोई ऐसा एक्शन हो सकता है? देखें मैं शाहजेब, ये खदशात जो हैं ये सारे के सारे हम बसीयत एक रियासत के हम उनके लिए जो है ना एक कंटिजेंसी प्लान जो है वो डेफिनेटली रखते हैं और हर वक्त रखना भी चाहिए। सारी दुनिया की रियासतें जो हैं वो ये रखती हैं। अगर वो इस एक्सट्रीम के ऊपर अगर वो जाते हैं, जो मैं समझता हूँ कि नहीं जाना नहीं चाहिए उनको जो है, और वो अगर अपने इंटरनल किसी प्रेशर की वजह से जाने की पोजीशन में आना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारा नासर हो, हम उसका रिस्पांस करने की जिस तरह अभिनंदन के वक्त जो है रिस्पांस दिया था, हम दोबारा भी उस किस्म का रिस्पांस देने की पोजीशन में अल्लाह के फजल से, उसकी मेहरबानी से, ऊपर वाले की जो है अल्लाह जो ऑल माइटी है उसकी मेहरबानी से हम बिल्कुल 100% इस पोजीशन में है। ये अल्लाह के नाम के ऊपर ये मुल्क बना हुआ है, वो उसके हम तो उसके बंदे हैं, लेकिन इसकी हिफाजत तो उसके जिम्मे है। क्या कहा जा सकता है कि इस वक्त ऐसी किसी भी मुमकिन सूरत हाल को लेकर अलर्ट पर है? देखें, हमें हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए जब इस किस्म का दुश्मन आपकी सरहद के पार हो। और देखें, मैंने कल भी एक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि उनके मुल्क के अंदर जो है नॉट 1, नॉट 2, नॉट 3, नॉट 4 डजन्स ऑफ मूवमेंट्स आर एक्चुअली वेजिंग वॉर अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट। मणिपुर से, नागालैंड से, छत्तीसगढ़ से, कश्मीर से, गिनते जाएं
सब जगह जो है वो हमारे यहाँ पे जो है बलूचिस्तान को एक्सप्लॉइट करते हैं या किसी और को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो अल्लाह का फजल है, पाकिस्तान की कौम जो है, हमारे इंटरनल डिफरेंसेस हो सकते हैं, हमारे जो है वो रिसोर्सेज के ऊपर डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जब पाकिस्तानियत की बात होगी, हर पाकिस्तानी 25 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो ऐसी सब्ज हलाली परचम के नीचे खड़ा होगा इंशाल्लाह ताला। जो है अगर कोई इस किस्म की जो है एडवेंचरिज्म जो है इंडिया ने करना चाहा तो आपके सामने अभिनंदन वाला जो है वो जो जवाब हमने दिया था, हमारी एयरफोर्स ने जो जवाब दिया था, हमारी अफवाज ने जो जवाब दिया था, वो आपके सामने वो तारीख का हिस्सा है साहब। और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से जाहिर एक बड़ा ही एक मैच्योर रिस्पांस कल के वाक़े के बाद आया, तशवीश का इजहार किया गया, ताज़ियत की गई उन लोगों से जो मारे गए हैं। मगर अब ये जब इकदाम हो गए, पाकिस्तान अभी भी चाहेगा कि सिचुएशन एस्केलेट ना हो, दुनिया को भी बताए। और नहीं, बिल्कुल हम चाहते हैं कि जिस सिचुएशन जो है डिफ्यूज हो। देखें, दहशतगर्दी जो है कहीं भी हो रही हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो रही हो, कहीं भी हो रही हो, वो बिल्कुल पुरजोर मजम्मत के काबिल है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान शाहजेब, पाकिस्तान दुनिया में कोई इतना मुल्क जो है दहशतगर्दी का निशाना नहीं बना जिस तरह पाकिस्तान बना है। इस वक्त एज वी स्पीक इस वक्त भी दहशतगर्दी जो है इज रेजिंग इन पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान। और वो किसको, उसके कौन स्पॉन्सर्स हैं, मुझे क्या बताने की जरूरत नहीं है उसके कौन स्पॉन्सर्स हैं उस दहशतगर्दी की जो है, चाहे वो तालिबान की हो, चाहे BLA की हो या किसी और की दहशतगर्दी हो। हमारी रियासत के ऊपर फ्रॉम विदिन जो है ये अटैक किया जा रहा है और हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। हमारी रोजाना शहादतें हो रही हैं, हम रोजाना मैयतें उठा रही हैं, रोजाना हम जनाजे उठा रहे हैं। ये सारा कुछ आपके सामने है, कोई इससे दुनिया में कोई ढकी छुपी तो चीज नहीं है। तो आज अगर इस जो एक वाकया हुआ है हिंदुस्तान में जो काबिल मजम्मत है, मैं जाती तौर पे और पाकिस्तान रियासत की तौर पे उसकी मजम्मत करती है, बिल्कुल मजम्मत करती है। दहशतगर्दी में कोई किसी किस्म की भी जो है सहूलत जो है, सियासी सहूलत जो है या पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी जो है, हम बिल्कुल इख्तियार नहीं करेंगे। अगर हिंदुस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो तो हम उसका भी पूरी तरह जो है मजम्मत करेंगे और पूरी खलूस के साथ मजम्मत करेंगे। लेकिन अगर उसको जो है एक पेडेस्टल बना के हमारे खिलाफ जो है इस किस्म के इकदाम अगर उठाए जाएंगे तो फिर जो है हमें हक पहुंचता है कि हम उसको अपनी दफा के लिए जो है जो भी इकदाम उठा सकते हैं, जो भी हमें जो इंटरनेशनल नॉर्म्स जो हैं वो हमें जो है वो परमिट करते हैं, वो सारे के सारे हम इख्तियार करेंगे। हम अपनी जमीन का इफ्तिताह जो है वो सरजमीन का जो है दफा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी अफवाज जो है वो अल्लाह के फजल से माजी में भी और रिसेंट पास्ट में भी दहशतगर्दी के खिलाफ भी, और जो इंकर्जन हुई थी आज से 4 साल पहले उसमें भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया था। हम बिल्कुल, लेकिन ये सारा कुछ जो है कल की सिक्योरिटी की मीटिंग में एक कोऑर्डिनेटेड किस्म का जो है रिस्पांस जो है इन तमाम इक़दामात के खिलाफ देगा, जिसमें सर फहरिस्त जो है वो इंडस वाटर बाय बेसिन ट्रीटी है। इस वक्त जो सिचुएशन है इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी की, ये IWT से पिछले 12-15 साल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इस सारे सानिया को, जिसको हम भी कंडेम करते हैं, एक्सक्यूज बना के उस ट्रीटी से निकलना चाह रहे हैं। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये ट्रीटी के वो क्लॉजेज भी बुझा जाता हूँ, ये यूनिलैटरली कोई भी इस ट्रीटी को अबैंडन नहीं कर सकता। ये कोई ऐसा मसला नहीं है और ये इसके लिए पिछले 10-12 साल से बल्कि 15 साल से ये पर तोड़ रहे थे। और इस ट्रेजेडी को, जिसको हम कंडेम करते हैं, उसको एक्सक्यूज बना के ये IWT से निकलना चाहते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी को जो है ना उसको अबैंडन करना चाह रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। दे कैन नॉट डू इट यूनिलैटरली। ये सीधी सारी बात मैं ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ
और मैं आपको रेलेवेंट क्लॉजेस भी आपको भिजवा देता हूं जिसके अंदर से ये सारा अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं। और ये सारा रैट्रिक जो है, ये सारा ये फ्रेंजी जो है, ये इन्होंने सियासतदानों ने, मोदी और एक हिंदुत्व की हुकूमत ने जो क्रिएट करके इस साने को, जिसको हम भी कंडेम करते हैं, हम बिल्कुल उसी तरह कंडेम करते हैं जिस तरह हमारे यहाँ पे जो सानियात हो रहे हैं उनको हम कंडेम करते हैं। और ये इसके अलावा और कोई और मोटिव नहीं है। बाकी वीज़ों का रौला जो है या हमारे वहाँ पे डिप्लोमेट्स का रौला जो है वो तो ठीक है, वो होता रहता है स्टेट्स के दरमियान जो है, लेकिन ये इनका बिल्कुल चेहरा जो है खुल के आ रहा है कि ये हमारा राइट है, एज लो राइपेरियन जो है हमारा राइट है कि जो दरिया वहां से निकल रहे हैं वो दरिया अल्टीमेटली पाकिस्तान में आते हैं। हमारा राइट है विच कैनॉट बी डिनाइड बाय इंटरनेशनल लॉ, विच कैनॉट बी डिनाइड। इंटरनेशनल लॉ जो ट्रीटी जो है उसके तहत भी ये डिनाई नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात आपने सुनी और वो वादे कर रहे हैं कि यूनिलैटरली यकतरफा तौर पर नहीं कर सकता है भारत सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी या उसे मुअत्तल करने का फैसला। हमारे साथ सीनियर साहब तज़कियाकार हामिद मीर साहब। मीर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मीर साहब ज़ाहिर है भारतीय मीडिया तो मुतालबे कर रहा था पाकिस्तान पर हमले के, और अब से थोड़ी देर पहले जब उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले कह दिया सवाल कोई नहीं लेंगे, प्रूफ भी कोई नहीं सामने रखा, क्रॉस बॉर्डर का नाम लिया टेररिज्म का और पाकिस्तान पर इतने सारे ऐलानात कर दिए हैं जिसमें सिंतास मुआहिदा भी शामिल है जो ज़ाहिर है यकतरफा तौर पर नहीं मुअत्तल किया जा सकता है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस सारी पेशरफ्त को? देखें, ये जो सारी पेशरफ्त है ये मेरे ख्याल में तो जो इंडिया का इंटेलिजेंस फेलियर है और जो उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है उसको छुपाने के लिए इंडिया जो है वो ओवर रिएक्ट कर रहा है, और कोई बहुत ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया उन्होंने, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल लॉ की सरीहन खिलाफवर्जी है। जो इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने सस्पेंड करने का ऐलान किया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए। लेकिन अब उन्होंने अगर कर दिया तो इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है वो अब साउथ एशिया में कोई इजराइल का रोल जो है वो अदा करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इजराइल जो है वो भी इसी तरह इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन को भी नहीं मानता। तो इंडिया जो है वो यूएन रेजोल्यूशंस को तो काफी अर्से से नहीं मानता, लेकिन अब जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं अगर उनको भी वायलेट कर रहा है तो ये एक बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल है। और इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो इंडियन मीडिया है उसने जो कम्युनल हेट्रेड है, एक मजहबी नफरत है, उसको फैलाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। और इस पर आज श्रीनगर समेत मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो कश्मीरी मुसलमान हैं उन्होंने इंडियन टीवी चैनल्स खास तौर पे नाम लेके उन्होंने एक जो पब्लिक टीवी है उसको उन्होंने उसके खिलाफ मुजाहरा किया है। कुछ उनके जो टीवी एंकर्स हैं उनके नाम लेके उनके खिलाफ मुजाहरा किया है, क्योंकि इंडियन मीडिया जो है वो इस तशवीशनाक सूरत हाल में जो एक नफरत की आग है उसमें पानी डालने की बजाय उसमें तेल डालने की कोशिश कर रहा है। और मकसद उनका यही है कि जो उनका जो सिक्योरिटी और एक इंटेलिजेंस फेलियर है उस पर पर्दा डाला जाए। इस वक्त मैं आपको याद दिलाता हूं कि 2017 में भी ये पहलगाम के इलाके में एक बहुत बड़ा एक वाकया हुआ था। उस वक्त भी बहुत से टूरिस्ट और यात्री जो हैं वो मारे गए थे। फिर ये 2023 में भी मारे गए। ये कई दफा यहाँ पे ये वाकया हो चुका है, और बजाय के जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो यहाँ पे टूरिस्टों की हिफाजत का इंतजाम करती हैं, उन्होंने उनको बिल्कुल एक बहुत बुलंद और बाला पहाड़ी मुकाम पर जाने की इजाजत दे दी जहाँ पर के पहले भी हमले हो चुके हैं। तो ये जो भी इंडिया की तरफ से किया जा रहा है ये दरअसल उनकी जो इंटेलिजेंस फेलियर है उसको छुपाने की कोशिश है। अच्छा, इस सब में ज़रा जो वहाँ के शहरी हैं वो भी कह रहे हैं कि ये सिक्योरिटी फेलियर हो कैसे गया। मुतासरा ख़ानदानों में से भी एक आध ने ये आवाज़ उठाई, अपोजिशन की तरफ से भी तनकीद हो रही है कि जो वज़ीर-ए-आज़म मोदी की पॉलिसीज़ रही हैं उस हवाले से बहुत सारे सवालात उठते हैं, मगर भारतीय मीडिया का हम देख रहे हैं कि बहुत ही एक वॉर मॉन्गरिंग करता नज़र आ रहा है, एक कंप्लीट हमले का मुतालबा करता नज़र आ रहा है। आपको लगता है कि इस वक्त होस्टेज हो गए हैं नरेंद्र मोदी भारतीय मीडिया के? कोई कुछ बताया भी नहीं, कोई सबूत, कोई ऐसी बात भी नहीं सामने रखी और इतने बड़े बड़े ऐलानात कर दिए? शाहिद साहब, मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी जो है वो भारतीय मीडिया के होस्टेज नहीं है। भारतीय मीडिया जो है वो नरेंद्र मोदी का होस्टेज है, और इसको इसीलिए गोडी मीडिया कहा जाता है। तो ये जो भी इंडियन मीडिया कर रहा है वो मोदी हुकूमत जो है उसकी डिक्टेशन पे कर रहा है। कोई इतना ये आज़ाद मीडिया तो है नहीं है।
तो इसमें देखें ना, एक बड़ी मिसाल मैं आपको पेश करता हूं कि 2 पॉइंट्स हैं जो कि इंडियन मीडिया ने उनको इग्नोर किया है। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि वो कह रहे हैं जी कि ये जो मिलिटेंट थे, इन्होंने वहाँ जो टूरिस्ट थे उनसे पहले उनका मजहब पूछा और फिर उनको गोली मारी। ये बिल्कुल बात गलत है। मेरे पास कुछ ऐसी फुटेज है, मैंने खुद देखा है कि उसमें एक औरत जो है वो बता रही है जी कि मेरे खामद को जब उन्होंने गोली मारी तो मैंने कहा मुझे भी गोली मार दो, तो उन्होंने कहा हम तुम्हें गोली नहीं मारेंगे। और उन्होंने उससे बिल्कुल नहीं पूछा कि तुम्हारा मजहब क्या है। फिर वहाँ पर मुकामी मुसलमान जो टूरिस्टों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उनमें से भी एक शहीद हुआ है, आदिल हुसैन शाह, उसका आज जनाजा हुआ है, तो उसका इंडियन मीडिया ने जिक्र ही नहीं किया। दूसरा अहम पॉइंट जो इंडियन मीडिया ने इग्नोर किया है वो ये है कि ये जो मिलिटेंट थे, खुद इंडियन मीडिया जो है उसने ये तो कहा कि इनके पास M4 कार्बाइन राइफल्स थी, लेकिन ये नहीं बताया कि M4 कार्बाइन राइफल्स जो हैं वो आई कहाँ से हैं। ये US मेड M4 कार्बाइन राइफल्स जो हैं, ये जाफर एक्सप्रेस पे जो हमला हुआ था बलूचिस्तान में, ये उसमें भी इस्तेमाल हुई थी। और ये वो राइफल्स हैं, वो असला है जो कि अमेरिकन फौज अफगानिस्तान में छोड़ के चली गई थी। तो ये अब M4 अमेरिकन कार्बाइन राइफल्स जो हैं ये कैसे पहुंच गई पहलगाम में, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से भी तकरीबन 450 किलोमीटर दूर है। श्रीनगर से भी 91 किलोमीटर दूर है पहलगाम। ये लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ नहीं है, ये उस तरफ है जिधर जिस तरफ जम्मू का इलाका जो है वो शुरू हो जाता है। तो वहां पर तो आप कह ही नहीं सकते कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल से मिलिटेंट्स जो है उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया और फिर 400 किलोमीटर पैदल चलते हुए वो कैसे पहुंच गए वहां पे ये भारी भरकम राइफलों के साथ। तो ये जो M4 कार्बाइन राइफल्स हैं, इनकी पहलगाम के जंगल में मिलिटेंट्स के पास मौजूदगी जो है, ये एक और पहलू है इंडिया के इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर का कि ये राइफलें वहां पे पहुंची कैसे हैं। इसका इंडियन मीडिया जो है वो कोई जिक्र नहीं कर रहा, क्योंकि फिर ऐसी सूरत में बहुत से सवालात उठेंगे। ये किस रास्ते से आई हैं, क्या ये असला नेपाल के रास्ते से आया है, क्या ये राजस्थान के रास्ते से आया है, तो ये किस रास्ते से आया है। तो ये वो तमाम पहलू हैं जिनको कि इंडियन मीडिया ने जानबूझ के इग्नोर किया है। ऑन द डिक्टेशन ऑफ मोदी गवर्नमेंट उन्होंने इसको इग्नोर किया। और आमिर साहब, पाकिस्तान की तरफ से जो पहला इनिशियल रिस्पांस था फॉरेन ऑफिस की तरफ से, एक मैच्योर रिस्पांस आया, वाक़े पर तशवीश का इजहार किया, ताज़ियत की उन लोगों से जो मारे गए हैं। फिर आज ख्वाजा आसिफ साहब से थोड़ी देर पहले हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने कहा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में कल फैसला होगा, मगर हम एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं सिचुएशन को, हम डिफ्यूज़ ही करना चाहते हैं। हम ये जो जंग का के मुतालबे और इस किस्म की बातें की जा रही है, अलर्ट ज़रूर है पाकिस्तान, जवाब भी भरपूर देगा पाकिस्तान, मगर पाकिस्तानी सिचुएशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। आप समझते हैं कि एक बेहतर रिस्पॉन्स है? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो सबसे अच्छा रिस्पांस दिया है वो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में दहशतगर्दी होगी तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। और जो हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके स्पोक्स पर्सन ने ये कहा है कि हमें इस वाक़े पे अफसोस है। तो ये बिल्कुल उन्होंने एक मैच्योर रिस्पांस दिया है। पाकिस्तान जो है वो उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का मुजाहरा किया है। डिफेंस मिनिस्टर का जो रिस्पांस है वो भी बिल्कुल ठीक है कि हम दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे खिलाफ कोई जारहियत का इर्तिकाब करेंगे तो फिर आपको हम वैसा ही जवाब देंगे। देखें, हम सब जानते हैं कि फरवरी 2019 में जो पुलवामा में हमला हुआ था, उसके बाद नरेंद्र मोदी जो है उसने उसके कुछ दिन के बाद एक जारहियत का इर्तिकाब किया, बालाकोट पर पहले फ़िज़ाई हमला किया, फिर उसके बाद दोबारा जब लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की कोशिश की तो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो बहादुर शाहीन है उन्होंने उनके 2 तियारे मार गिराए और उनका पायलट भी गिरफ्तार कर लिया। तो ये पहले उनको जो है एडवेंचरिज्म का जो मजा है वो चख चुके हैं। तो अगर वो दोबारा एडवेंचरिज्म करना चाहते हैं तो उसके लिए पाकिस्तान की तरफ से उनको भरपूर रिस्पांस दिया जाएगा। लेकिन जो ख्वाजा आसिफ साहब ने और हमारी जो वजारत खारजा है उसने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। मैं उससे 100% एग्री करता हूं कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, हम सिचुएशन को डिफ्यूज करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई हमारी जो अमन पसंदी है उसको कमजोरी समझेगा तो फिर उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आमिर साहब का तज़िया आपने सुना। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
भारत ने बड़े इक़दामात का ऐलान कर दिया है और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार साहब मौजूद हैं। इसहाक डार साहब, बहुत शुक्रिया हमें में ज्वाइन करने के लिए। डार साहब, सिंध ताश मुआहिदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल करने से लेकर दीगर जो इक़दामात उन्होंने कर दिए हैं, पाकिस्तानियों के भारतीय वीज़े कैंसिल, 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म, इसके अलावा जो हाई कमीशन का अमला है उसको छोड़ने का कह दिया गया है। क्या पाकिस्तान का इमीडिएट रिस्पॉन्स है? ज़ाहिर है कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा, उसका ऐलामिया आएगा, मगर क्या इमीडिएट रिस्पॉन्स है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया शाहजेब साहब। ये जितनी उन्होंने चीज़ें आज अनाउंस की हैं, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि गैर मुनासिब है कि वो जो टेररिज्म का वाक़या हुआ है उसके कोई एविडेंस, कोई शवाहिद उन्होंने नहीं दिए, तो उसका जो गुस्सा है वो इस तरह निकालना मुनासिब नहीं है। लेकिन जो डिप्लोमेटिक दुनिया में जो तल्लुकात होते हैं वो बायलैटरल बेसिस के ऊपर होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ ममालिक एक ही जैसा रवैया होता है। तो इसी वजह से चूँकि उन्होंने काफ़ी लेट अनाउंसमेंट्स की हैं, तो कल सुबह जो है हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है। मैं थ्रू आउट इस प्रोसेस में आज इन्वॉल्व रहा हूँ, क्योंकि कल हम टर्की में थे, तो आपको पता है कि जब ये वाक़या हुआ तो फिर हमने आज सुबह एक बायलैटरल अपने मुल्क की तरफ से एक स्टेटमेंट भी दी। आई एम श्योर वो आपने देखी होगी फॉरेन ऑफिस की तरफ से। मैंने देखी, और वो डायरेक्ट एक मैच्योर पाकिस्तान की तरफ से एक रिस्पांस आया जिसमें तशवीश का भी इजहार किया गया, कंडोलेंसेस भी की गई, मगर अब जबकि एस्केलेट वहां से किया गया, वज़ीर दिफा तो कह रहे हैं पाकिस्तान चाहेगा कि डिफ्यूज हो। अब क्या फॉरेन ऑफिस का मौक़िफ़ है? नहीं, देखिए वो डिफ्यूज तो ये टेक्स टू टू टैंगो, अकेले तो हम नहीं कर सकते कोई भी चीज़। अब ये हमारे उस सुबह का जो आज हमारा जो फॉरेन ऑफिस का जो मुल्क के बिहाफ पे जो बयान था, जैसे मैंने कहा कि मैं अनकरा से इन टच था, लेट नाइट मेरी अपनी टीम से बात हो गई थी। तो आज जो इन्होंने जो अनाउंसमेंट्स की हैं वो महज नी जर्क के तौर पे मुनासिब नहीं है। इमेच्योरिटी उसमें नज़र आती है और उसमें प्रजम्पशन नज़र आती है। अनफॉर्चुनेटली तारीख बड़ी अजीब किस्म की है इनके साथ कि जब भी कोई वाक़या होता है वो पूरे का पूरा उसका बोझ और उसकी डायरेक्शन पाकिस्तान की तरफ मलबा ये डालते हैं। और इसी तरह हमने देखा कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये काफ़ी देर से हमारा आपस में मसाइल चल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व है। तो इनके इसीलिए मैं वो प्रियम नहीं करना चाहता। मोफा अपना फॉरेन ऑफिस जो है वो सुबह की मीटिंग में हमने तैयार कर ले, मैं भी मेरी टीम फारग हुई है, तो हमारा हर चीज़ के ऊपर इंशाल्लाह रिकमेंडेशन होगी। तुर्की में तुर्की जवाब उसका बेस होना चाहिए। तो इसलिए कल सुबह का जो मैं समझता हूँ कि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है जिसकी सदारत वज़ीर आज़म करेंगे और अस्करी और सिविल क़यादत मौजूद होगी, जो उसकी मेंबरशिप है, तो उसमें मोफा अपना भरपूर रिकमेंडेशन देगा। और जैसे मैंने कहा कि तुर्की हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा, उससे कम नहीं होगा। कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए मैच्योरिटी की बात है, जैसे मैंने कहा कि वो बड़ी गैर मुनासिब और बड़ी उन्होंने फौरी सऊदीया से आके क्विक ये रिएक्शन किया है, तो ये शायद एक पॉलिटिकल मूव है उनकी तरफ से। अगर उनके पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है, तो वो उनको चाहिए कि वो दें, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। दुनिया देखे उस सबूत को कि जी अगर को हमारी, लेकिन प्रिजम्पटिव जो कि उनकी आदत है और पॉलिटिकल, ये बहुत ही यानी अनडिजायरेबल है। सब अभी जब उनके सेक्रेटरी खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो साथियों से भी मना कर दिया कि आप सवालात नहीं करेंगे, और क्रॉस बॉर्डर की सिर्फ बात की, सबूत कोई इसे सामने नहीं रखे कि क्या ऐसी एविडेंस सामने आई है। इनफैक्ट अभी तक भारतीय मीडिया भी कोई सबूत सामने नहीं लाया है कि उन्हें कोई सोर्सेज से ही सबूत मिल गए हों। आप ये कह रहे हैं आप इस बात को वेलकम करेंगे अगर भारत सबूत सामने रखता है, पाकिस्तान इस हवाले से चीज़ें देखने को तैयार है? देखिए वहाँ ये जो एक जिसने मीडिया के मुताबिक इसको जो ओन किया है, जो दी रेजिस्टेंस जो है जो उनकी फोर्स है जी, रॉयटर्स के मुताबिक कश्मीर रेजिस्टेंस ने किया जी TRF। तो बात यह है कि अगर उन्होंने किया तो उसमें तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर उनके पास कोई एविडेंस है, बजाय ये कि इस मौके का फायदा उठा के वो एक हाइप क्रिएट करे जो कि उन्होंने की है। और आपने देखा कि हमारा मीडिया बहुत ही मैच्योर रहा, लेकिन जब ये वाकया होने के बाद उन्होंने कल से पूरी की पूरी
ब्लेम गेम जो है माजी की तरह पाकिस्तान की तरफ धकेलने की कोशिश की। ये बहुत ही यानी नॉन सीरियस गैर संजीदा अप्रोच है, लेकिन उनकी अपनी एक सियासत है। मैं बिल्कुल, अगर हम इस वक्त नॉन परमानेंट मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के भी हैं और वहाँ भी हमारा एक किरदार है। वहाँ यूएस ने एक रेजोल्यूशन जमा करवाई है इसी वाक़े के हवाले से। तो आपको याद होगा कि जब जाफर एक्सप्रेस का हुआ था तो उसमें भी एक यानी रेजोल्यूशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने उसमें पास हुई थी और उसको रिलीज किया गया था। तो हम अपनी जिम्मेदारियों को सामने रखते हुए हर फोरम पे, बायलैटरल पे भी, बायलैटरल पे इसके फैसले कल आपको नजर आ जाएंगे। और जो हाँ तक हमारा 10 नॉन इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर्स की जिम्मेदारी है P5 के साथ, उसको भी हम पूरी तरह निभाएंगे। वो मेरी टीम फॉरेन ऑफिस के साथ, मेरे साथ तुर्की में भी शटलिंग और कम्युनिकेशन में है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान के मफाद में होगा और जो एक गयूर कौम से एक्सपेक्ट किया जाता है उसी तरह इसका जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। वैसे और डिप्लोमेटिकली भी ज़ाहिर बायलैटरल फ्रंट पर भी दोस्त ममालिक के साथ भी, मगरबी जो ममालिक हैं तरक्की याफ्ता ममालिक, उनके साथ भी अगर भारत कोई अग्रेसिव पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन लॉन्च करता है तो फॉरेन ऑफिस उस हवाले से भी तैयार रहेगा। जी बिल्कुल करेंगे। जैसे मैंने अर्ज किया कि हमारी जो आज सुबह हमने जो स्टेटमेंट दी थी उसको आपने भी पसंद किया, भी आपने अच्छे कलमात कहे हैं। मुझे कई डिप्लोमेटिक सीनियर वेस्टर्न कंट्रीज से उनके पॉजिटिव मैसेज आए कि आपकी बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। उनके जो अपने चार्ज दी अफेयर या उनके अपने हाई कमिश्नर्स या एम्बेसडर्स है इस्लामाबाद में, उनको मुझे मैसेज आए अंकारा में, तो उन्होंने सबने अप्रिशिएट किया। अब ये एक जो इन्होंने एक मूवमेंट की है और जो अभी फैसले किए या अनाउंसमेंट्स किए हैं, ये माहौल को खराब किया है। या बेहतर तो होता कि वो अगर उनके पास शवायद है और सारे वो अपना उसको लाएं और उसको सामने रखें तो फिर तो उसका फायदा भी है। लेकिन नी जर्क के रिएक्शन के तौर पे उन्होंने जो कुछ किया है वो मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब नहीं है। लेकिन हम एक सॉवरन मुल्क हैं, अल्लाह के फजलो करम से अपना 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करती है ये हुकूमत मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में। और अस्करी क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, हम एक न्यूक्लियर पावर भी हैं और आप मिसाइल पावर भी हैं, तो इसलिए हम इसको लाइंग लो नहीं लेंगे। इसका बिल्कुल जवाब कल आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इसको पूरी तरह जवाब देगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा का मौक़िफ़ आपने सुना। वो कह रहे हैं कल तफसील से जवाब दिया जाएगा, तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान सिचुएशन को एस्केलेट नहीं करना चाहता, मगर कल भारत ने जो इक़दाम किए हैं उसका जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान मामला अपने जो बायलैटरल पार्टनर्स हैं, इसके अलावा बैनुल अक़वामी पार्टनर्स हैं, उनके सामने भी उठाएगा। कल इस हवाले से जवाब सामने आएगा। ये हालात व वाक़यात क्या हुए, किस तंजीम ने ये जिम्मेदारी कबूल की है, इसकी तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। भारत ने बगैर किसी सबूत के एकतरफा तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इक़दाम का ऐलान कर दिया है, जबकि पाकिस्तान कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भारतीय इक़दाम पर जवाब देगा। साथ ही कल के वाक़े की तफसीलात सामने आ रही हैं। आलमी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये हमला 2008 में होने वाले मुंबई हमलों के बाद भारत में गुज़िश्ता 2 दहाइयों में होने वाला बदतरीन हमला है। रॉयटर्स के मुताबिक गैर मारूफ मिलिटेंट ग्रुप कश्मीर रेजिस्टेंस ने एक सोशल मीडिया पैगाम में कश्मीर में इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और इस बात पर एतराज़ उठाया है कि 85,000 आउटसाइडर्स को खित्ते में लाकर आबाद कराया गया है ताकि कश्मीर की आबादी के तनासुब में तब्दीली लाई जाए। रॉयटर्स के मुताबिक इस ग्रुप ने बुध को अपने ताज़ा बयान में यह दावा किया है कि जिन लोगों को पहलगाम में टारगेट किया गया वो आम टूरिस्ट नहीं थे, बल्कि वो भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी से मुंसलिक थे। वो एक आम टूरिस्ट ग्रुप नहीं बल्कि एक अंडरकवर एजेंट्स का ग्रुप था जो रिसर्च करने आया था। रॉयटर्स के मुताबिक कश्मीर रेजिस्टेंस नामी इस तंजीम ने मजीद कहा कि यह हमला न सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि उन तमाम लोगों के लिए एक वेकअप कॉल है जो दिल्ली की इस मुतनाज़ हिकमत अमली को सपोर्ट करते हैं। रेजिस्टेंस फाइटर्स ऐसे हमले जारी रखेंगे ताकि वो लोग जो हमारी मुज़ाहमत को दबाने में मुलविस हैं उन्हें नताइज का सामना करना पड़े। रॉयटर्स ने मजीद रिपोर्ट किया है कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 ज़राए ने बताया है कि सैकड़ों भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज हमले के फौरन बाद पहलगाम पहुंची और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। तकरीबन 100 ऐसे अफराद को पुलिस स्टेशन बुलाकर पूछगछ की गई है जिन पर माजी में शुबा रहा है कि वो अस्करियत पसंदों के हमदर्द रहे हैं। कल जब हमले की खबरें आना शुरू हुई तो उसी वक्त से भारतीय मीडिया ने दावा कर दिया कि मारे जाने वाले तमाम अफराद हिंदू थे। हमलावरों ने शनाख्त के बाद उनका कत्ल किया था। हम अब हमलावरों की फायरिंग से मरने वाले एक शख्स की शनाख्त सैयद हुसैन शाह के नाम से हुई है जो पहलगाम में सयाहों को घोड़े का सफ़र करवाते थे और यही उनका रोज़गार था। भारतीय मीडिया
मीडिया से बात करते हुए सैयद हुसैन शाह की वालिदा ने बताया कि वो उनके घर का वाहिद कमाने वाला था। बच्चा कमाए वाला से कुछ तो बड़ा ही से अल्लाह के कर खुदाया। घर में और कोई नहीं है कमाने वाला? ना 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 हाँ। ये कमाए वाला, ये वहाँ पे घोड़ा चलाता था। हाँ, घोड़ा चलाता था। इसके अलावा कश्मीर में आम शहरी इस हमले पर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर पर सवाल उठा रहे हैं। गवर्नमेंट फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। यहाँ 7 लाख फौजी हैं जमा कश्मीर में, एक छोटा सा इलाका है, 7 लाख फौजी हैं, वो कहाँ है? क्या कर रहे थे? अमित शाह क्या कर रहा था? सिर्फ उसको मुसलमान के खिलाफ बोलना आता है। वक्त बिल हो, कुछ बिल हो, सिर्फ मुसलमान। ये कहाँ है? कहाँ है इस वक्त? ये कश्मीरियों को बदनाम करने की एक साजिश मुझे लगता है, जैसे छठी सिंहपोरा हुआ वैसा ही ये है। इससे पहले भी यहाँ डलगेट में 2 टूरिस्ट बसों पर ग्रेनेड अटैक हुआ था ऐसे कुछ साल पहले। उसका रिपोर्ट दिखाया वो किसने किया था, सब पता चल जाएगा आपको। कश्मीरी ऐसा नहीं करता है, न करेगा। 7 साल पहले 8 साल पहले डलगेट में 2 ग्रेनेड टूरिस्ट बसों पर छिपाएंगे तो वो किसने फेंके थे? इसमें पता कीजिए। यहाँ का पैदाशी हूँ मैं सबसे पहले मैं लाल चौक का ही रहने वाला। मैंने 90 से देखा है यहाँ क्या हो रहा है। कश्मीरी ने 90 में किसी टूरिस्ट को हाथ नहीं लगाया, तो आज कहाँ लगाया? जब यहाँ सिक्योरिटी चल नहीं सकती थी तब भी उसको टूरिस्ट वालों का हाथ नहीं लगाया, तो आज तो बात ही नहीं है। हम आप आइए, वेलकम है दोबारा आपका ऐसा कोई नहीं। हाँ, अपने गवर्नमेंट को पूछे ये मसला क्या हुआ, कैसे हुआ, वो उनको पूछना चाहिए था। कश्मीरी कभी ऐसा नहीं कर देगा, न किया है कभी उसने। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफिज।